विभिन्न जिलों से आए ज्ञान विज्ञान के कार्यकर्ता साथियों, वैसे तो सोहनदास जी ने बहुत ही विस्तार ढंग से रख दिया, बहुत से एग्जाम्पल उदाहरण दे दिए। मनीषा जी ने भी महिलाओं की स्थिति की बात रखते हुए बहुत कुछ रख दिया। मेरे लिए बचा नहीं कुछ, तो काफ़ी विस्तृत ढंग से इन्होंने अपनी बात रख दी। लेकिन फिर भी चूंकि मुझे समय मिला है तो मैं भी अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ रखूंगा आपके सामने। सबसे पहले तो मैं दलित शब्द पे ही बात कर लूँ। तो ये जो दलित शब्द है ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना शब्द नहीं है, ये 50-55 साल पुराना शब्द है। भारत की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जहाँ उच्च जातियाँ केवल 3 जातियों में वर्गीकृत हैं, वहाँ क्षुद्र आगे अनेकों सैकड़ों जातियों और उपजातियों में विभाजित है। और क्षुद्रों में भी 2 प्रकार के हैं। एक वो जो स्पर्श योग्य है, जिसमें बैकवर्ड और पिछड़ जातियाँ आती हैं, और एक दूसरा वो वर्ग है जो अस्पर्श है, अनटचेबल है, जिनके छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, पाप लगता है, अपवित्रता फैलती है। अंग्रेजों ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इनको नाम दिया शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको नाम दिया। दलित वर्ग शब्द चर्चा में आया 1970 के दशक में। 1970 के दशक में इस चर्चा में आया महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र की झुग्गी झोपड़ियों में जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवक थे, जो वहाँ का सामाजिक आंदोलन जिन्होंने चलाया था वहाँ पे, उन्होंने अपने आप को नाम दिया दलित और अपने आप को दलित पैंथर कहा, जो सामाजिक आंदोलन लड़ रहे थे। और दलित का अर्थ उन्होंने बताया भूमि का टूटा हुआ टुकड़ा, वह जो टूटा हुआ है समाज की मुख्य धारा से, जो जैसे कि साथी ने बताया, जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब जगह से पिछड़ा हुआ है, वंचित है सभी प्रकार की सुविधाओं से, और जो लगातार सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से संघर्षरत है समाज में बराबर की स्थिति पाकर सम्मानजनक जीवन जीने, लगातार चल रही है जंगी। मैं कुछ एक ऐतिहासिक उदाहरणों को लूँ और आज की स्थिति से उनको कंपेयर करूँ, तुलना करूँ, देखें कितनी स्थिति बदली है या नहीं बदली है, ये आप देख लें। मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा कि जब हांडी लटकी हुई थी या पीछे झाड़ू टंगा हुआ था या थूकने की बनाई थी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं पिछली सदी के 1-2 उदाहरण लूँगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। तो साइमन कमीशन जब भारत आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर दलितों की समस्याएं उनके सामने रखते हैं। जब वो दलितों की समस्याएं उनके सामने रखते हैं तो बार बार वो उनको डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं। तो साइमन कमीशन के एक सदस्य थे लॉर्ड एटली, वो इंग्लैंड की लेबर पार्टी के भी सदस्य थे। उनको ये समझ नहीं आया कि डिप्रेस्ड क्लास है क्या। उन्होंने पूछा कि मतलब क्या है इस बात का। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको परिभाषित करते हुए कहा कि यह वह जाति है जो अपवित्रता फैलाती है। लॉर्ड एटली के समझ में नहीं है कि जी कैसे, किस तरह कह रहे हो आप। उनसे बाबा साहब पूछते कि आप मजदूर में काम करते हो? जी हाँ। तो फिर वो अपवित्रता कैसे फैलाती है? फिर वो अच्छी तरह उसको एलोबरेट करते हुए बताते हैं कि आपने यहाँ के टेक्सटाइल मिल देखे होंगे, जो कपड़े के जो मिल है वो देखे होंगे, टेक्सटाइल मिल देखे होंगे। इसमें जो एक्सट्रीमली माइन्यूट वर्क है वहाँ पे दलित नहीं है। और कपड़े का जो फाइनल सेक्शन था वो है धागा सेक्शन। और धागा जब उस समय टूटता था तो उसको थूक के साथ जोड़ा जाता था। और जब एक दलित धागे को थूक के साथ जोड़ेगा तो उस कपड़े को कौन पहनेगा? तो अपवित्र हो गया। तो यहाँ आप दलितों को कहीं नहीं पाओ, देख लीजिएगा कहीं हो। और वहाँ दलित 2 वजह से नहीं है। एक तो अपवित्रता वाली बात है, जैसे हमने कहा कि अपवित्रता फैलाते हैं। दूसरी की वहाँ उच्च वेतन है, सबसे ज्यादा एक है वो वहाँ है, इसलिए वो वहाँ नहीं पाए मिलेगा तो। लेकिन मैं अगर वर्तमान उदाहरण की बात करूँ, मैं साथी ने बता भी दिया कि क्या स्थिति बदली है। जैसे मनीषा जी ने बताया, मैं सरकारी अध्यापक हूँ, इस समय प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूँ। बहुत कम स्कूल आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ MDM वर्कर अनुसूचित जाति से संबंधित है। अगर है तो उन्होंने बता ही दिया कि उनके हाथ का खाना किस तरह खाया जाता है, कैसे खाया नहीं जाता है, ये इन्होंने बता दिया। अभी आपने कुछ दिनों पहले खबर पड़ी होगी, राजस्थान में एक स्कूल में एक बच्चे ने घड़े के हाथ लगा के पानी पीने लग गया और उसकी किस तरह की पिटाई हुई है, कैसी पिटाई हुई है, आपने देख लिया होगा। तो स्थिति में कितना परिवर्तन आया साथियों।
आप देख सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के आप लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें खत्म कर दें आरक्षण को। लेकिन कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनके मुखिया सीईओ दलित वर्ग से, कितने एसीएस हैं, सीएस हैं, देखिए कितने सारे हैं। तो स्थिति को उससे भी तो देखना जरूरी है ना। एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा कि 1937 में हमारे देश में पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं और अंग्रेजों ने एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए इसमें सीट रिजर्व की। एक सीट थी कराची सीट से, जो कि रिजर्व सीट थी, पहली बार मालू नामक नाम, मालू भी हो सकता है, मालू भी हो सकता है, पहली बार एक एससी जीत के विधानसभा का मेंबर बन के आता है कराची से। अब सवाल ये है कि इसका स्वागत कैसे करें। कांग्रेस ने कुछ ढोल नगाड़े बजाएगी, लेकिन इनका स्वागत कैसे किया जाए। तो अब अगर आप देखते होंगे, अगर कोई राजनेता जीतता है या कोई खिलाड़ी जीतता है तो उसको अब ओपन कार में बैठाते हैं, उसका जुलूस निकालते हैं रंग गुलाल उड़ाते हुए। अब उस समय ये प्रथा घोड़ी पे बैठने की थी। अब यहाँ तो संकट पैदा हो गया कि एक दलित घोड़ी पे कैसे बैठ सकता है, वो तो नहीं बैठ सकता, दलित घोड़े पे कैसे बैठ सकता है। तब खूब वाद विवाद होने के बाद रास्ता निकाला गया कि इसको गधे पे बैठ के निकाला जाए। इन्हें कोई जो स्वागत जुलूस जो निकालता है ना, वो गधे पे बैठ के निकाला जाए, उनको गधे पे बैठ के निकाला गया। और ये खबर उस समय लंदन टाइम्स में छपी। अब हम आज की स्थिति पे आ जाते हैं, कितना फर्क पड़ा है। जैसे मेरे साथी ने बताया कि आज भी दलित घोड़े पे नहीं बैठ सकते। मेरे बराबर में गाँव में जाटू लुहारी भी बनी में या देवसर है, वो हाथी लेके आए थे, हाथी में नहीं बैठने दिया, घोड़ी लेके आए थे, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया। हालांकि एक साथी ने ये भी कहा कि राजनीतिक सत्ता में जब आदमी पहुंच जाता है तब तो झुक जाता है। मैं तो उसका भी उदाहरण दे देता हूँ कि देश के सबसे बड़े प्रमुख पद पे जो इस समय बैठा हुआ है वो दलित है। क्या उसको राम मंदिर निर्माण में बुलाया गया? क्या उसको संसद के उद्घाटन में बुलाया गया? आप चाहे कितना ऊंचा बैठ लो, इस देश में जो दलित है वो है। मैं अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव जो मैंने जीवन में जिए हैं, देखे हैं, उनको साझा करूं और वो आपको देखिएगा कि स्थिति में कैसी परिवर्तन है। हरियाणा ज्ञान विज्ञान जैसे बहुत कम मंच हैं जहां हमारी शिक्षा को, हमारी विद्वता को कुछ इज्जत दी जाती है, सम्मान दी जाती है, वरना हमारी विद्वता को, हमारे शिक्षा को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। एक मेरे साथी का प्रमोशन हो गया एसएस से पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट पे, तो मैं जैसे प्रमोद गोरे जी पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक रहे हैं, मैं भी उसी का हूँ। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल कर लिया, वो बैकवर्ड साथी थे, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वैसे तो 6 वर्ष होता है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो 1952 में पहली राज्यसभा बनी, अब 2 साल तो 1954 में हो गए। संविधान में स्थिति ये भी 1/3 रिटायर भी होने हैं और कार्यकाल भी 6 वर्ष होना चाहिए। तो फिर उनको समस्या का हल कैसे किया गया? मैंने कहा कि टोटल सदस्यों की लाठी निकाली गई, उसमें से 1/3 सदस्य जिनकी लाठी निकल गई उनको रिटायर कर दिया गया। 1954 में दोबारा से लाठियां निकाली गई, 2/3 सदस्य जो बच गए थे, 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया गया। और 1958 में जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 1/3 ही बच गए। तो उसने कहा नहीं, आप गलत बता रहे हैं, यू आर रॉन्ग। सवाल उसने किया मेरे से, पूछ हो रहा है और मैं जवाब दे रहा हूँ। और उसी समय एक सवर्ण साथी आता है और वो उससे पूछता है, मैं उसका कास्ट का मेंशन नहीं करूंगा, वो उनसे पूछता है कि ये इसी सवाल को रखता है और कहता है कि सोलंकी ने मुझे ये बताया है, क्या ये सही है? वो कहता है कि हाँ सही है। और वो आदमी एक बार में इस बात को मान लेता है, 1 सेकंड नहीं लगाता, वो मान लेता है। तो अगर उन दोनों के घरों में झांका जाए कि उसके घर में किताब ज्यादा है कि मेरे घर में किताब ज्यादा है, वो तुलना भी देख ली जाए। अभी 21 नवंबर 2024 को मैंने एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल संस्कृति स्कूल रतिया में प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला। और संयोग देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण दिन आया 26 नवंबर, जो हमारे देश के संविधान लागू होने का दिवस है। तो असेंबली में मेरी आदत है बोलने की, तो मैं असेंबली में संविधान पे बोलने के लिए हुआ। और प्रस्तावना की जो मेरा प्रिय विषय है, मैं अक्सर उसमें बात रखता हूँ, तो मैंने प्रस्तावना की बात रखनी शुरू की। मैंने कहीं भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया, अतिरेक में तो बिल्कुल ही नहीं लिया। और जब मैं अपनी बात प्रस्तावना के नीचे रख के उतरता हूँ तो मुझे एक साथी बताते हैं कि ये कह रहे थे जरूर ये एससी होगा, ये एससी है, इसलिए संविधान में बात रखना है। अब बता दीजिए, एक एससी ने संविधान में ज्यादा योगदान दे दिया और संविधान पे बात रखी जा रही है, कहीं कोई अतिरेक नहीं हो रहा है, लेकिन वो ठप्पा
जो है कि ये बात जो की जा रही है तो कि ऐसे ही कर सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जाइए मेवात, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मैं 6 साल रहा हूँ, वहाँ एससी कह के, खासकर चमार और वाल्मीकि कह के कमरे लेके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँगा, हिंदू आपको दे देगा कैमरे। 6 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे। नहीं, वहाँ तो चलो बहुसंख्यक है, वहाँ तो अल्पसंख्यक है, वहाँ तो एकता की बात हो सकती है, डर के मारे एकता की बात हो सकती है, लेकिन वहाँ कितने कमरे और कितनी किस तरह की बुरी स्थिति होगा, किस तरह के बुरे अनुभव हमने देखे होंगे, साझा किए होंगे, ये शायद ही कोई कल्पना कर सकता है। और कमाल की बात देखिए, ये स्थिति केवल भारत में नहीं है, भारत के से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ भी दलितों की स्थिति को खास बढ़िया नहीं है। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा, क्योंकि बहुत कुछ बातें रखी जा चुकी, मैं दोहराई नहीं करूँगा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पत्रकार है हामिद मीर, आजकल अगर आप संडे का अखबार उठा के देखेंगे तो वे कॉलम लिखते हैं पाकिस्तानी डायरी नाम से। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में ईसाइयों के बाद जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है वो हिंदू है, और हिंदू भी वहाँ 2 तरह से संबोधित किए जाते हैं, एक हिंदू, एक अनुसूचित जाति या दलित। हिंदू वो है जो उच्च जाति से है, जिनके पास शिक्षा अच्छी है, जिनके पास आर्थिक संसाधन सभी तरह के पर्याप्त मात्रा में है, और जो अनुसूचित जाति के हैं वो है जो शिक्षा में भी पिछड़े हुए हैं और पिछड़े हुए हैं आर्थिक संसाधनों के। अब परेशानी ये है कि वो भारत आना भी चाहे तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि पास ना तो उनके पास में संपर्क है ना साधन है। और कमाल की बात है कि जब से राम मंदिर आंदोलन जैसी चीजें चली हैं तो प्रतिक्रिया तो होगी वहाँ पे, जब यहाँ क्रिया है तो प्रतिक्रिया हो। जब वहाँ उत्पीड़न बढ़ा तो जो अमीर हिंदू थे उनके पास साधन थे कि वो पलायन कर सकते और उन्होंने किया भी है, लेकिन जो दलित हैं उनके पास इतने भी संसाधन नहीं कि वो वहां से उत्पीड़न के बावजूद यहाँ पलायन कर सके, वो नहीं कर पा रहे। ना तो वो नागरिकता के लिए कहीं आवेदन कर सकते कि उनकी कोई संपर्क है, ना उनके पास में आर्थिक स्थिति इतनी है। और उन्होंने बताया, आप पढ़ सकते हैं उनके दैनिक भास्कर में कॉलम को, उन्होंने बताया कि महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है, कब किसको उठा लिया जाए, कब उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, कब उनसे शादी कर ली जाए, ये बड़ी मुश्किल बात है, बहुत प्रताड़ित है। और महिलाओं की स्थिति जैसी कि मेरी साथी मनीषा ने बिल्कुल विस्तृत ढंग से रख दी है, लेकिन 1-2 बात है जो मैं और भी कहना चाहूँगा कि दलितों के पास ज़्यादातर रोजगार के साधन है वो है मजदूरी, और जब वो मजदूरी करके आते हैं वो थके हुए नशा करके आते हैं, और नशा करके आते हैं जो मालिक ने उनको झाड़ लगाई है, जो कार्यस्थल पे उन्होंने उत्पीड़न झेला है, वो सारा का सारा उत्पीड़न अपनी महिलाओं पे उड़ देते हैं, यानी घरेलू हिंसा बुरी तरह है, वो सारी चौधराहट अपनी वहां दिखाते हैं उन महिलाओं के ऊपर। और वो नशा करके लगातार वो 40 की उम्र में मर जाती है, 45 की उम्र में, आप जाइए बस्ती में देख लीजिएगा, और वो 40-45 की उम्र में विधवा हो जाती हैं, विधवाएं हो जाती हैं। अब उनको बच्चों को भी पालना है, कार्यस्थल पे जाना है, चूंकि विडो है, वैसे भी हमारे देश में महिलाओं को कितनी बढ़िया नजर से देखा जाता है, साथी ने बता ही दिया है, वो विडो है तो वो आसान शिकार और भी है, क्योंकि उनको काम चाहिए तो वो और भी ज्यादा आसान शिकार है। कितनी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है, वो जीवन हमने देखा है, वो जीवन हमने जिया। और आप देखिएगा हाथरस जैसी घटना आपके सामने हुई है कि बच्ची का बलात्कार होता है। अगर वो हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म में तो रात को किसी को जला ही नहीं जाता, लेकिन उसको आधी रात में जला भी दिया जाता है। फिर स्थिति देखिए कितनी अच्छी है। मैं नशे के विरुद्ध हूँ, मैं नशा खुद नहीं करता और मैं दूसरों को भी समझाता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल है मेरा यहाँ पे कि जब एक मल से भरे हुए सीवर में जो बिल्कुल बंद है उसमें घुसना है, उसको खोलना है, क्या कोई सामान्य आदमी जा सकता है क्या? ये मैं विरुद्ध हूँ, मैंने देखा झेला है, क्या जा सकता है क्या? तो वो मेरे हिसाब से बगैर नशे के नहीं जा सकते। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नशे को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो जा सकता है? मैंने फिर वहां उनसे पूछा और देखा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि आप घुस के दिखा दो, इसमें आप हाथी डाल के दिखा दो, हमने तो पूरा घुसना है और ऊपर तक मल भी लगना है और फिर इसमें से बाहर भी निकलना है। या जब वो पोस्टमार्टम करने के लिए जाते हैं, जब वो पोस्टमार्टम करने काटते तो वो है ना, डॉक्टर तो सिर्फ देखता है एक मरे हुए आदमी को
क्योंकि मैं +2 मेरे पास मेडिकल साइंस थी कि मेरे से चूहे काटते हुए मेरे से चूहा नहीं कटा, और उसने तो एक आदमी को काटना है। तो एक स्थिति ये भी है उनकी, इस स्थिति को भी देखना है। हाँ, संविधान लागू हुआ, कुछ चीज़ें सुधरी, आरक्षण मिला, हम जैसों को कुछ अच्छा जीवन जीने को मिला, हम बात अच्छा जीवन जी पाए। लेकिन अब दोबारा से वो सब कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। जो नौकरियों के रास्ते हमारे लिए खुले थे वो सारे के सारे बंद किए जा रहे हैं। वो कहीं एचकेएल की भर्ती है, वो कहीं ठेकी की भर्ती है। जमीन, जैसे सोमदास जी ने बताया कि बहुत कम लोगों के पास है। व्यापार में कोई दुकान खोल के देख लिया और लिख के देख लिया, अपनी अखबार का पता चल जाएगा। तो एक ही साधन बचा था, वो था नौकरी। उसको भी निजीकरण के नाम पे, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, चीज़ें सुधारने के नाम पे उन रास्ते को भी बंद किया जा रहा है। और कोई सीधी भर्ती हो भी गई तो उसको कोई केस कर दो, ताकि लंबे समय तक उसकी भर्ती ऐसी पड़ी रही, पेंडिंग पड़ी रही। लेकिन मैं एक दूसरा पहलू भी रखना चाहूँगा। मैं केवल एक तरफ को दोषी नहीं रखूँगा कि जो अनुसूचित जाति के हमारे साथी हैं, जो हमारे जैसे कुछ नौकरी लगे हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है, वे भी उसी सड़ी गली रूढ़िवादी परंपरा, जिन्होंने उनका नाश किया है, जिन्होंने उनका शोषण किया है, उन्हीं को ढो रहे हैं। अब वो भी मनोवादी या ब्राह्मणवादी हो गए हैं। अपने स्वयं के साथियों को साथ बैठते हुए उनको बदलवा रहे हैं। जब हम सामाजिक आंदोलन में उनको वाड़े की बात कहते हैं, उनसे बात करते हैं कि आइए सामाजिक आंदोलन जिए, सामाजिक स्थिति को बदलने की कोशिश हम करते हैं, कहीं परिवार का बहाना लगा देते हैं, कहीं पारिवारिक मजबूरियों का बहाना लगा देते हैं कि वो, जो कि गलत है। अगर उन्हें स्थिति बदलनी है तो उनको आना होगा। स्थिति बदलनी है, इस तरह के कार्यक्रम में हम बार बार उनको बुलाते हैं तो बहुत ही कम साथी साहस कर पाते हैं कि आए, वो किसी तरह का बहाना लगा देते हैं। तो स्थिति बदलनी है, उनको लड़ना होगा, सड़कों पे निकलना होगा, ज्ञान विज्ञान जैसे आंदोलन में उनको सम्मिलित होना होगा, तभी जाके स्थिति बदल सकती है। एक तरफ जो दूसरा समाज है, उनको अपने पूर्वग्रह होना छोड़ना होगा। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारी पौराणिक ग्रंथ है या माइथोलॉजी, उसी को रीराइट कर दिया जाए। अब ये हिम्मत कब होगी, कौन करेगा? क्योंकि सोमदास जी ने बताया कि पूरा का पूरा ढांचा बनाया गया है। अब उसको रीराइट करने की हिम्मत कब होगी, कैसे होगी? ज्ञान विज्ञान आंदोलन तो अपने प्रतिशत निकाल रहा है और चीज़ों को बता भी रहा है, लेकिन इस तरह के कितने संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। तो स्थितियों में बदलाव आ भी सकता है और स्थिति सुगत हो भी सकती है। लेकिन लगता है कि इस समय जो शासन सत्ता बैठी हुई है देश के ऊपर, निकट भविष्य में तो ये संभव नहीं है। बाद में हो जाए तो ऐसा हो सकता है। बस इतनी ही बात मैंने अपनी रखनी थी। आप सबने सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद नंद किशोर जी।